अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज शाम 4:02 पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.8 शिद्दत के जल्जले से वो लरज़ उठे। आज़ाद कश्मीर में और दूसरे इलाकों में ये जल्जला आया। जल्जले से इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तो कुछ इलाके मुतासिर हुए, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर और उसके अतराफ़ के इलाकों में हुआ है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई और उसका मरकज़ जेहलम से 5 किलोमीटर शुमाल की तरफ 9 किलोमीटर गहराई में था। जल्जले के झटके 15 से 20 सेकंड तक महसूस किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और शुमाली भारत में भी जल्जला आया, लेकिन शिद्दत कम होने से वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक जल्जले से सबसे ज़्यादा नुकसान आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर और उसके अतराफ़ के इलाकों में हुआ है, जिसमें जातला का इलाका भी शामिल है, जहाँ जल्जले की शिद्दत से सड़कें बैठ गईं, गाड़ियाँ उनमें धंस गईं, घरों, इमारतों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा। मीरपुर के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, मगर सड़कें तबाह होने से जख्मियों को अस्पताल तक पहुंचाने में दुश्वारी का सामना है। इसके साथ साथ अपर जेहलम नहर में शगाफ पड़ने से करीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। इस वक्त चेयरमैन NDMA ने भी गुफ्तगू की थी, वो क्या कह रहे थे वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ल्ज़ला अमूमी तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में आया है, जिसमें मीरपुर और पाटली जेहलम इससे मुतासर हुए हैं। एक छोटा सा कस्बा है जातला, 2 छोटे छोटे गांव हैं जिसमें मंडा है, अफजलपुर है, वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं और उनमें भी ज़्यादा मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। मंगला डैम इस ज़ल्ज़ले से मुतासर नहीं हुआ। उसका टरबाइन का ऑपरेशन जो है कुछ देर के लिए बंद किया गया था और टरबाइन का ऑपरेशन अभी भी बंद है। वो टेक्निकल वजूहात की वजह से है, क्योंकि ज़ल्ज़ले के बाद चूँकि सिल्ट पानी के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती है, डैम की फ्लशिंग के लिए पानी बाहर निकाला जा रहा है। DIG मीरपुर ने 19 अफराद के जाँ बहक होने और 300 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की, जबकि चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि ज़ल्ज़ले से 8 अमवात, 10 अमवात और 100 से ज़ायद ज़ख्मियों की तस्दीक हुई है। उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि मंगला डैम को नुकसान नहीं पहुँचा है, क्योंकि सारा दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आती रहीं कि मंगला डैम का हवाले से क्या हुआ है, बिजली का तात्तुल की क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एहतियाती इकदाम इख्तियार करते हुए टरबाइन को बंद किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम फौरी शुरू करने की हिदायत की है। हमारे नुमाइंदों से हम कोशिश कर रहे हैं हमारा रब्ता हो। आमना आमिर मौजूद है। आमना, बहुत शुक्रिया। आमना, इस वक्त तफसीलात बताइएगा क्या हैं? जी बिल्कुल, जो आज शाम को ज़ल्ज़ला आया उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा तबाही हुई है वो मीरपुर में जातला गांव है, वहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कई किलोमीटर तक जो रोड था नहर किनारे वो टूट गया है, बल्कि उसमें काफ़ी बड़ा शगाफ है रोड में। और उसके अलावा यहाँ पे जो गांव था जातला प्रॉपर गांव, वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है, जिसमें 19 के करीब जो अफराद हैं वो जाँ बाग हुए हैं। उसके अलावा 300 के करीब अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और भी जो इमदाद दी गई है फौरी तौर पर। उसमें यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ जो है आर्मी रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थी, उनके मेडिकल भी मौजूद थे और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई और कोशिश की है कि लोगों को जल्द अज जल्द जो हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि जातला गाँव में जो करीब तरीन रास्ता था वो रोड की वजह से ख़राब होने की जब टूटी है तो उसका मनक़ता हो गया। तो फिर उनको मीरपुर सिटी से जो है जो जातला को जाता है वहाँ से रोड उसके ज़रिए इमदादी कार्रवाइयाँ दी गई हैं, लेकिन अभी जो माली नुकसान हुआ उसका तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी उसमें सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है और सुबह अंदाज़ा हो सकेगा कि कितना ये माली नुकसान हुआ है। लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है 19 के करीब जो है अफराद जाँ बाग हुए हैं। उसके अलावा जो है 300 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनको मीरपुर हॉस्पिटल में भी मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। आमना आमिर इस हवाले से तफसीलात बता रही थी। क्या इस वक्त सूरत हाल है? हुकूमत ने एक्शन लिया है और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा तबाही ना हो। दुआ भी यही है कि इससे ज़्यादा तबाही की इतलात ना आएँ। और जो इलाका है वो बहरहाल नज़र आ रहा है कि एक महदूद इलाके में ये ज़ल्ज़ला आया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तिताई सेशन से खिताब कर दिया है और उन्होंने ईरान के हवाले से सख्त बातें की, सख्त तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अमरीका में हैं, वो जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे।
मगर इस खिताब से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहम ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें हुई हैं। कल वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले, इसके बाद भी उनकी अहम मुलाकातें हुई। जाने से पहले वो पहले सऊदी अरब गए थे और वहाँ पर उनकी जो सऊदी फरमारवा हैं उनसे मुलाकात हुई थी। क्या अंदर बातें हुई हैं? कल जो मीडिया के सामने बातें हुई वो तो नज़र आ गई, अंदर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातें हुई, इसके अलावा जो सऊदी क़यादत है उन्होंने क्या क्या यकीन दहानियाँ इस हवाले से कराई हैं। हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं जो हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सब कल जो बातें हुई, सदर ट्रंप ज़ाहिर है अपने जो उनका एक टिपिकल स्टाइल है उसमें बता रहे थे, मैं ये भी तारीफ़ें कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी, एक दिन पहले नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ़ें की, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की। कम अज़ कम उन्होंने ये यकीन दिलाया जब अंदर मुलाकात हुई कि 370 ना सही वो कर्फ्यू हटाने के लिए नरेंद्र मोदी पर दबाव डालेंगे। शाहजेब, हमने बड़ी वाज़े और दो टोक बात की है सदर ट्रंप के साथ। वजीर आजम ने कोई बात अभाम में नहीं रखी। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इस वक्त वो जो मर्जी जलसे करते फिरे यहाँ। उन्होंने 8 लाख लोगों को कैद किया हुआ है, उन्होंने उनके बुनियादी हक सल्ब किए हुए हैं, वहाँ जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो मुअत्तल हैं और ये सूरत हाल देर पा रह नहीं सकती, इसका रिएक्शन होना है और जब ये रिएक्शन होगा तो खून खराबे का खदशा है। अगर वो किसी की सुनेंगे तो वो अमेरिका की सुनेंगे। अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए, नहीं तो ये खित्ते की सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम ने जितनी वाज़े और जितनी दो टोक बात की है इससे ज्यादा की नहीं जा सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, फैटफ पर भी हमने बड़ी दो टोक बात की है कि पाकिस्तान ने अमली इकदाम उठाए हैं और दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया है। पिछली मीटिंग में भारत ने हमारी मुखालफत की है, उसकी हम तवक्को करते हैं और वो चाहता है कि हम ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाएं, लेकिन हम तवक्को नहीं करते कि भारत के साथ अमेरिका भी हम कलाम हो जाएगा और फैटफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश करेगा। तो उस पे सदर ट्रंप ने वाज़े हिदायत दी। वहाँ सेक्रेटरी पोम्पियो भी तशरीफ फरमा थे और दीगर हजरात भी थे कि भाई ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और यहाँ पाकिस्तान के साथ आपको खड़ा होना है। अच्छा, इसी तरह अफगानिस्तान पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़े पोजीशन ली है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान का किरदार आपके सामने है और सभी ने उस कमरे में बशमूल सदर ट्रंप के, सेक्रेटरी पोम्पियो के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के, सब इस चीज के मुतरिफ थे कि पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहा है और बहुत तामीरी रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि ये कोई इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और टॉक्स को रिज्यूम होना चाहिए और रिजम्पशन से बात को आगे बढ़नी चाहिए। ये हमने डायलॉग के बारे में बात की। ईरान के बारे में जो तीसरा अहम नुक्ता था, हमने वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम जब सऊदी अरब गए तो वहाँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी ये गुजारिश की और आपसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि एक मशरकी सरहद उसकी वहाँ पेचीदगियाँ हैं, मगरबी सरहद पर हमारे जो अभी अफगानिस्तान के मामलात हैं वो अभी हवा में लटक रहे हैं और फिर तीसरे बॉर्डर पर एक और शोरश और एक और तकलीफ हमारे सामने आ जाए। हम नहीं समझते कि जंग मसले का हल है, हम आज भी समझते हैं कि सफारतकारी से इस बात को हल किया जा सकता है। इस वाज़े पैगाम का सदर ने नोटिस लिया और कहा कि ठीक है, अगर कोई किरदार अदा किया जा सकता है तो हम पाकिस्तान का किरदार अदा करें। चुनांचे वजीर आजम ने उस नशिस्त के फौरी बाद, चंद घंटों बाद, सदर रूहानी से और जवाद जरीफ साहब जो उनके वजीर खारजा हैं और मैं, हमारी मुलाकात हुई और हमने सारी सूरत हाल को डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि मामलात में कोई ठहराव पैदा हो और जो कशीदगी है वो कम हो सके। मगर ठहराव कैसे हो? ये प्राइवेटली कोई भी बात करते हों, पब्लिकली बड़ी सख्त स्टेटमेंट देते हैं, तो आपको नज़र आई जब आप ईरान की क़यादत से मिले कोई लचक आपको नज़र आई? क्योंकि उसके बाद जो सदर ट्रंप ने तकरीर कर दी है उसमें एक दफ़ा वो फिर अग्रेसिव नज़र आए हैं और यही दोनों एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसिव बयानात देते हैं।
देखिए, ईरान के साथ जो हमारी बात हुई है और जो अमेरिका के साथ बात हुई है, मैं समझता हूं कि अभी उसका जिक्र करना कबल वक्त होगा, लेकिन पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान नहीं समझता कि इस खित्ते में एक और जंग या एक और लड़ाई का ये खित्ता मुतहम्मिल हो सकता है। शाह साहब, सदर ट्रंप ने कम से कम कर्फ्यू के हवाले से कश्मीर में ये यकीन दहानी कराई कि वो वजीर आजम मोदी से बात करेंगे कि इंसानी हुकूक की जो पामालियां हो रही हैं कश्मीर में, जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, इसको हटाने के हवाले से बात करेंगे। ये यकीन दहानी कराई? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे इस तशवीश का उन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी उनसे मुलाकात होगी, मैं बात करूंगा और हो सकता है उस मुलाकात के बाद आपके साथ एक और नशिस्त हो जाए या तबादला ख्याल हो जाए। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि वो कह रहे हैं कि बात भी करूंगा और हो सकता है उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने कहा कि मैं उस बात के बाद आपसे मेरी बात हो सकती है, एक नशिस्त हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान और दूसरे रहनुमाओं से मिल रहे हैं। वाज़ेह तौर पर नज़र आया है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया का ने बड़ी तनकीद की है भारत के एक्शंस पर जो कश्मीर में हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो हुकूमतें हैं उन्होंने वो दबाव नहीं डाला। तो कम से कम वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं रहनुमाओं को, जब वो दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म और सदूर से मिल रहे हैं, कि जब कर्फ्यू हटे और उसके बाद जो हुकूक की अगर पामालियाँ होती हैं, जब कश्मीरी अवाम रिएक्ट करते हैं, तो उस वक्त ये जो दूसरी क़यादतें हैं वो ज़रूर बोलें अगर अभी नहीं बोल रहे तो। देखिए, दुनिया इस चीज का नोटिस दे रही है। आप दुनिया में देखें, दुनिया में कई हैं जो है ना फैसेट्स होते हैं। इस वक्त जितना वेस्टर्न मीडिया है, जितनी ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, वो भारत के रवैये से नालामी और तनकीद कर रही हैं। दीगर ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि शाह साहब के सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ भी ज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, इसके अलावा क़यादतों की बड़ी केमिस्ट्री रहती है। पाकिस्तान तवक्को करता रहा है कि कश्मीर पर एक सऊदी अरब की तरफ से पोजीशन आए, वो नहीं आई है। तो अब खबरें ज़रूर आई कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने वज़ीर आज़म को अमेरिका जाने के लिए अपना तैयारा दे दिया। कश्मीर पर सपोर्ट देने का भी कहा उन्होंने। बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है उनका। कश्मीर के मामले में सऊदी अरब में कोई अभाम नहीं है। वो हमारे मौक़िफ़ के साथ बिल्कुल खड़े हैं और इंशाअल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद हम उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है और वो कोई पेशरफ्त होती है तो मैं आपसे जिक्र करूँगा, लेकिन उनमें कोई अभाम, कोई लचक नहीं है। बिल्कुल वाज़े है मौक़िफ़ कश्मीर पे उनका। ये गैर मुबहम मौक़िफ़ उनका पब्लिकली भी नजर आएगा, पब्लिकली भी ये पोजीशन नजर आएंगे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते नजर आएंगे इस मौक़िफ़ पे? बिल्कुल देंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, मस्बत बात कर रहे हैं। खुद सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो वज़ीर आज़म मोदी से बात करेंगे कर्फ्यू के हवाले से जो इस वक्त कश्मीरी अवाम के साथ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ, उस हवाले से। और ये भी कहा है कि हो सकता है फिर मैं उसके बाद आपके साथ एक और नशिस्त करूं या तबादला ख्याल करूं जब मैं वज़ीर आज़म मोदी से इस हवाले से बात कर लूं। ये बड़ी अहम एक पेशरफ्त है। साथ ही ईरान के जो मामलात हैं उस हवाले से ईरानी क़यादत से भी बात की है। सदर ट्रंप से बात करने के बाद ये भी बताया उन्होंने, और साथ में जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अवामी सतह पर भी ये मौक़िफ़ नज़र आएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और बात करेंगे एक अहम मामले की, क्योंकि उस मामले से मुल्क में सरमायाकारी जुड़ी है। जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर है उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से मुतासिर हुआ और वो हुकूमत के साथ काम करने से हिचकिचा रहा है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और वो मामला है LNG का, जिसमें शाहिद सरकार अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, शेख इमरान उल हक साहब गिरफ्तार हैं। और ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई इन तीनों की वजह से $1.5 अरब का टीका कौमी ख़जाने को लगा है और एंग्रो को वो फ़ायदा होगा टर्मिनल लगाने की वजह से। इन्होंने एक बुरी डील की। हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, वो हक़ाइक़ बाकायदा तौर पर तस्लीम शुदा और साबित शुदा हक़ाइक़ हैं, आपके सामने रखेंगे अपनी तहकीक। एक ब्रेक। LNG केस के सियासी असरात पड़ें या ना पड़ें, इस केस के मुआशी असरात ज़रूर पड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मुतासिर हो रहा है।
वहाँ खौफ पाया जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी वो प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हुकूमतों के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती उन्हें लगाने के लिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर लगाती हैं। पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर डर गया है, वो हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं है। वो LNG केस से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वहाँ ये खौफ है कि अगर इस सेक्टर ने हुकूमत के साथ कोई डील की, हुकूमत के साथ कोई मंसूबा लगाया या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा बने, तो उनका अंजाम भी LNG केस के किरदारों जैसा हो जाएगा। कुछ हो ना हो, बदनामी बहुत होगी। LNG केस अब अदालत में है, फैसला अदालत करेगी, मगर हम LNG के पूरे मामले का जायजा लेते हैं, वो हकाइक आपके सामने रखते हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आए, क्योंकि मीडिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और ये कहा गया कि कतर से मुआहदे में बेज़ाबगियाँ हैं, अरबों रुपए की करप्शन है, महंगा रेट तय किया गया। फिर कहा गया कि LNG टर्मिनल का ठेका महंगे दामों दिया गया। हुकूमत इस कंपनी को $2,72,000 रोज़ाना मुआवजा देने की पाबंद है, चाहे वो टर्मिनल इस्तेमाल करे या ना करे, और ये खालिसतन मुनाफा है उस कंपनी का जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर $2,72,000 की सूरत में दिया जाता है। फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने जुर्म का इर्तिकाब किया। एंग्रो LNG के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरानुल हक ने उनका साथ दिया, इसलिए बाद में शाहिद खान अब्बासी ने इमरानुल हक को MD PSO लगा दिया। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन लोगों ने महंगे दामों ये टर्मिनल लगवाया और एंग्रो को 15 साल में $1.5 अरब का मुनाफा पहुंचाया और सरकारी खजाने को, अवाम को ये टीका लगाया। इस इल्ज़ाम का तफसील से जायज़ा लेते हैं कि 15 साल में $1.5 अरब का फ़ायदा एंग्रो को होगा, यानी सालाना $100 मिलियन या 16 अरब रुपए। क्या ऐसा दुरुस्त है? और 240 अरब रुपए 15 साल में बनेंगे। इन इल्ज़ाम के बाद हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि जिन्होंने LNG डील की, टर्मिनल लगवाया, उनका दावा है कि सालाना $2 अरब हमने पाकिस्तान के बचाए और एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी की। LNG के पावर प्लांट लगाकर लोड शेडिंग का हमने खात्मा किया, फर्नेस ऑयल की दरामदाद हमने ख़त्म कर दी, महंगी बिजली की जगह सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए जिसके असरात नज़र आए। अब वो लोग गिरफ्तार हैं, उन पर अभी तक $1 की करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं लगा, मगर वो गिरफ्तार हैं, तहकीकात भुगत रहे हैं। मगर इल्ज़ामात के मुताबिक जिसको अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ, जिसको $1.5 अरब 15 साल में मिलेंगे, जिस कंपनी के लिए सब कुछ किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कंपनी का नाम है एंग्रो कॉरपोरेशन। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक है। सारे फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कर्जा लिया, कौन से सौदे किए, ये तमाम तफसीलात कंपनी आवाम के सामने रखने की पाबंद है। स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी अपने हर 3 माह का हिसाब किताब आवाम के सामने रखती है। कोई भी बड़ा फैसला करे तो अपने शेयर होल्डर्स को बताने की पाबंद है। तो हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं और वो अकाउंट्स उसकी वेबसाइट पर मौजूद होते हैं, उसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने LNG टर्मिनल से कितने रुपए कमाए, कितना मुनाफा हर साल कमा रही है, और आसानी से पता चल सकता है कि क्या ये सौदा बहुत महंगा हुआ, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ, क्या एंग्रो को अरबों रुपए का फ़ायदा देकर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरानुल हक ने कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। आसानी से दुनिया में लगाए गए LNG टर्मिनल से इसका मवाजना किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और शाहिद खान अब्बासी का सियासी टारगेटिंग का इल्ज़ाम भी गलत साबित हो जाएगा और लूटा गया पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एंग्रो से तहकीकात क्यों नहीं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब से ये केस खबरों में है तो सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हुकूमत के साथ काम करने से कतरा रही हैं कि काम करेंगे तो कल को केसेस भुगतने पड़ेंगे, बदनामी अलग होगी, केस साबित हो या ना हो। तो हमने खुद एंग्रो कॉरपोरेशन के अकाउंट्स खोले जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये कंपनी साल का $100 मिलियन या तकरीबन 16 अरब रुपए मुनाफा कमा रही है, और अगर 15 साल तक LNG टर्मिनल से कमाएगी तो क्या तकरीबन 240 अरब रुपए ये 15 साल में कमा लेगी। $1.5 अरब का सौदा कर गई है। जो कुछ हमने एंग्रो के अकाउंट्स में पाया वो हम आपके सामने रखते हैं, जो आप खुद अपने घर में इस वक्त जब हम आपके सामने ये मालूमात रख रहे हैं तो अपने घर में बैठकर अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर एंग्रो कॉरपोरेशन फाइनेंशियल रिजल्ट लिखें, गूगल करें और जाकर अकाउंट्स में अभी इसी वक्त देख सकते हैं। जो कुछ हम आपको बताते जाएंगे आप साथ साथ चेक कर सकते हैं, हम आपको तफसील बताते हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन के मातहत चंद अहम कंपनियां हैं जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर्स, एंग्रो एनर्जी और एंग्रो टर्मिनल भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे कि एंग्रो की इन तमाम कंपनियों का कुल रेवेन्यू 171 अरब रुपए है 2018 में, और टोटल मुनाफा यानी प्रॉफिट तकरीबन 23 अरब 60 करोड़ रुपए है। यानी एंग्रो कॉरपोरेशन को 171 अरब रुपए की कुल कमाई में से अखराजात निकालकर
सिर्फ 23 अरब रुपए का मुनाफा इन चारों कंपनियों से होता है। यानी कमाई है 171 अरब रुपए, फिर उसमें से अखराजात जब आप निकालेंगे तो मुनाफा बचता है तकरीबन 23.6 अरब रुपए। इसमें सबसे बड़ा शेयर, इस मुनाफे में, इस कमाई में सबसे बड़ा शेयर 109 अरब रुपए का एंग्रो फर्टिलाइजर का है। फिर कमाई 35 अरब रुपए के साथ एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर एंग्रो टर्मिनल है जिसकी सालाना आमदनी 15.8 अरब रुपए है। फिर एंग्रो एनर्जी है और इसकी आमदनी 11.9 अरब रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो एंग्रो कॉरपोरेशन के रेवेन्यू और मुनाफे में एंग्रो टर्मिनल तीसरे नंबर पर है, और ये मुनाफा नहीं है, ये रेवेन्यू है, आमदनी है। मगर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये दावा किया गया कि सिर्फ एंग्रो टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब डॉलर्स है 15 साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन या 15 अरब 70 करोड़ रुपए सालाना, जो कि पूरी एंग्रो कॉरपोरेशन के कुल मुनाफे का 60% बनता है। हालांकि इस वक्त जो नताइज आपके सामने भी मौजूद हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन के मुनाफे में एंग्रो फर्टिलाइजर का हिस्सा 70% है, यानी 17 अरब 50 करोड़ रुपए 23 अरब 60 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करता है एंग्रो फर्टिलाइजर। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटा दिया जाए तो फिर तो एंग्रो कॉरपोरेशन का टोटल मुनाफा 23 अरब में से सिर्फ 6 अरब रुपए बचता है। तो फिर जो दावा किया जा रहा है कि 15 अरब रुपए है, तो वो 15 अरब रुपए कहाँ हैं अगर बचे ही 6 अरब रुपए एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटाकर? हकीकत यह है कि जिस 15 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है वो कुल कमाई है, वो कुल रेवेन्यू है, वो मुनाफा नहीं है। और जब आप कमाई में से अखराजात हटाते हैं तो मुनाफा निकलता है, टैक्स भी हटाते हैं तो खालिस मुनाफा निकलता है। 2018 में एंग्रो एलएनजी ने 12 अरब 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाई की। एंग्रो एलएनजी की कुल कमाई 12 अरब रुपए है। तो फिर सवाल उठता है कि एलएनजी टर्मिनल से एंग्रो को कितना मुनाफा मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि एंग्रो एलएनजी कंपनी के ऑडिटशुदा अकाउंट्स के मुताबिक 2018 में एलएनजी टर्मिनल का कुल रेवेन्यू 12 अरब 60 करोड़ रुपए है। तकरीबन यही रुझान गुज़िश्ता साल भी था, और इसी एवरेज के साथ 1.5 अरब के रुपए के फ़र्क के साथ ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। एक बार फिर से वादे कर दें कि ये आमदनी है, मुनाफा नहीं। आमदनी में से जब खर्चे और टैक्स निकालेंगे तो फिर मुनाफा आता है। मुनाफे की बात की जाए तो 2018 में एलएनजी टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब रुपए था, 2017 में 1 अरब 80 करोड़, 2016 में 1.5 अरब रुपए, 2015 में था 1 अरब 90 करोड़ रुपए। अगर औसतन देखा जाए तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए उनका मुनाफा बनता है। अगर हायर साइड पर लगा लें तो 1 अरब 90 करोड़ रुपए आप लगा लें, तो इसे 15 साल के हिसाब से 15 के साथ ज़रब दिया जाए तो 25 अरब रुपए बनते हैं। यानी 15 साल में कुल मुनाफा 25 अरब रुपए बनता है। करेंसी रेट में तब्दीली का फ़ायदा भी इस कंपनी को दे दें तो 20% का फ़ायदा दे दें तो 30 अरब रुपए बनता है। तो ये तकरीबन 20 करोड़ डॉलर या 200 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, 1.5 अरब डॉलर्स नहीं बनते। और ये सब कुछ इस वक्त अकाउंट्स पे मौजूद है। फिर मज़ीद आगे बढ़ें तो पता चलता है कि एंग्रो एलएनजी के मुनाफे का 60% FSRU यानी फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट के किराए की मद में चला जाता है। कंपनी के अपने अकाउंट्स कहते हैं कि 2015 में मार्जिन 25% था, जो कम होकर 2018 में 11% हो गया। 15% की एवरेज भी लगाएं तो $2,25,000 रोज़ाना का $33,000 बनते हैं। यानी एंग्रो एलएनजी कंपनी एलएनजी टर्मिनल से 15 साल में $200 मिलियन कमाएगी। अगर जो मार्जिन है, जो कि ऑडिटेड अकाउंट्स की सूरत में मौजूद हैं, उसमें से आप 15% मार्जिन भी लगा लें तब भी $200 मिलियन बनता है, यानी कि $20 करोड़, ना कि $1.5 अरब। इस हवाले से $1.5 अरब के मुनाफे का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कमाई और मुनाफा यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है, जो एंग्रो के शायदशुदा ऑडिटेड अकाउंट से वाज़ेह है। जब ये दावा दुरुस्त नहीं है तो फिर शाहिद खान अब्बासी पर एंग्रो को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है। अब बात करेंगे एलएनजी टर्मिनल पर उठने वाले कुछ एतराज़ात की। ये एतराज़ किया जा रहा है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किए गए मुआहदे के तहत हुकूमत को $2,72,000 रोज़ाना कंपनी को देना होंगे। अब $2,25,000 हैं, चाहे गैस ले या ना ले। उसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, यानी हुकूमत कंपनी को ये यकीन दहानी कराती है कि वो प्लांट लगाए, हुकूमत उससे गैस लेगी और अगर नहीं भी लेगी तो भी अदायगी करेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में कोई एलएनजी का प्लांट लगाने को तैयार नहीं था, इसलिए जो लगाने को तैयार हुआ हुकूमत को ये सहूलत उसे देनी पड़ी। जैसा कि पावर सेक्टर में जब एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं तो हुकूमत को मिनिमम कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। ये मामूल है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान गैस ना भी ले तो भी अदायगी करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स में यही होता है। मगर इस वक्त एतराज़ में वैसे भी वजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एलएनजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। टर्मिनल से 95% गैस ली जाती है, 95% कैपेसिटी पर वो ऑपरेट कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गैस नहीं ले रहा मगर अदायगी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये एतराज़ किया जा रहा है कि एंग्रो को $2,72,000 की अदायगी की जा रही है। ये रेट पहले साल के लिए था, जब गैस का इस्तेमाल बढ़ गया तो दूसरे साल से पाकिस्तानी हुकूमत $2,28,000 रोज़ाना की अदायगी करती है। साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि एंग्रो से किए गए मुआहदे के तहत अगर टर्मिनल ठीक से काम नहीं करेगा, मतलूबा क्वालिटी की गैस फराहम नहीं करेगा, तो कंपनी हुकूमत को $3,42,000 रोज़ाना अदा करेगी। यानी कंपनी पर रोज़ाना का जुर्माना
ज़्यादा है उस अमाउंट से जो कि हुकूमत उस कंपनी को पे करती है। फिर अगर LNG मंसूबा इतना ही ख़राब है तो LNG का दूसरा टर्मिनल क्यों लगाया गया और अब हुकूमत मजीद टर्मिनल्स क्यों लगाना चाहती है? एतराज़ एंग्रो से किए गए मुआहदे पर उठाया जा रहा है और एतराज़ दुरुस्त है तो एंग्रो के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शाहिद हक़ान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक के खिलाफ क्यों हो रही है? वो गिरफ्तार हैं, बाकी सब क्यों आज़ाद हैं? फ़ायदा तो फिर एंग्रो को पहुँचाया गया जो कि इस वक्त हमने आपके सामने अकाउंट्स रखे, वो वैसा नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है। दूसरे टर्मिनल का ठेका किसी और कंपनी को ने क्यों लिया? एंग्रो ने खुद क्यों नहीं लिया? इस एंग्रो को इतना मुनाफा अगर हो रहा था तो उसने दूसरे टर्मिनल के लिए ठेका लेने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरे टर्मिनल का ठेका लेने वाली कंपनी को हुकूमत रोज़ाना $2,45,000 की अदायगी कर रही है, मगर एतराज़ सिर्फ पहले मुआहदे पर उठाया जा रहा है। अब ये बात भी अहम है कि ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि एंग्रो से मुआहदा रुपए में क्यों नहीं किया, अब डॉलर्स में क्यों किया गया? अव्वलन तो तेल, गैस और बिजली के मुआहदे होते ही डॉलर्स में हैं, बिजली के कारखानों को भी हुकूमत डॉलर्स में अदा करती है। दूसरा, एंग्रो कंपनी ने इस मुआहदे के लिए गैर मुल्की बैंकों से कर्जा लिया, ये कर्जा डॉलर्स में लिया, कंपनी को अदायगी भी डॉलर्स में ही करना होगी। इसके अलावा गैसिफिकेशन यूनिट का जो प्लांट है उसकी पेमेंट भी डॉलर्स में ही करती है हुकूमत, जो कि जो $25,000 है उसका 60% रोज़ाना की सूरत में इनको देना पड़ता है। साथ ही ये बात भी अहम है कि कहा गया कि पाकिस्तान को ये महंगा पड़ता है, हालांकि LNG टर्मिनल से मिलने वाली गैस इब्तिदा में $1.24 फी MMBTU में पड़ रही थी, मगर अब ये 44 सेंट की पड़ रही है, बहुत सस्ती पड़ रही है, क्योंकि भारत में ये फ़ी यूनिट $1 और सिंगापुर में $1 की है, और जबकि पाकिस्तान में 44 सेंट की पड़ रही है। फिर भी एतराज़ उठाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। 15 साल से स्टॉक मार्केट और रिसर्च के तौर पर भी कंपनियों को देखते रहे हैं, करीब से एनालिसिस करते रहे हैं, मईशत पर आप एनालिसिस करते रहते हैं। आपने जो इस कंपनी को देखा, आपको लगता है कि वाक़ईतन $1.5 अरब 15 साल के लिए एंग्रो को दे दिया गया और कौमी ख़जाने को टीका लगा दिया मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद हक़ान अब्बासी ने इमरान उल हक के साथ मिलकर, या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तो ये कि ये मुनाफा नहीं है, ये क्लियर करना चाहिए कि ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का पोर्शन अगर आप एक साल पे डालें तो तकरीबन रफली 15 अरब रुपए बनते हैं। आपने उसको एक्सप्लेन भी किया है बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि एंग्रो ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, इक्विटी डाली थी अपनी, उसके बाद उसको लेवरेज भी ऑफकोर्स किया, लेकिन वहाँ से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से जो है वो ग्रो हुई है। अगर हम ये बात कर लेते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो 2,25,000 लेट से एक जो है वो दिन की मिलती हैं, और उसको हम अगर आप कंपनी के मार्जिन्स देखें तो कंपनी के मार्जिन्स 2015 में जो थे वो तकरीबन 25% थे, और 25% से गिर कर 2018 के अगर आप मार्जिन्स देखें तो रफली कोई 11-12% पे जो है वो आ गए, यानी कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। लेट से हम ये कह लेते हैं कि ये जो टोटल रेवेन्यू है जो कि आप $1.5 बिलियन कहते हैं, इसको अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अगर मार्जिन्स लगाता हूँ, नेट मार्जिन्स, लेट से हम 15% के नेट मार्जिन्स भी लगा देते हैं, क्योंकि स्टिल हायर साइड पे, क्योंकि करंट मार्जिन्स 11% पे हैं, तो 15% के मार्जिन्स के साथ अगर आप उसको एक्सट्रैपलेट कर दें पूरे साल पे, यानी कि 365 दिन पे उसको मल्टीप्लाई करें और 15 साल पे उसको मल्टीप्लाई मजीद कर लें, तो रफली आपको $200-200 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट बनता है ओवर स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। इस पर अगर आप करेंसी डेप्रिसिएशन भी 5% की लगा दें, वो भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, फिर भी बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रॉफिट नहीं बनता। उसको अगर आप पर ईयर की बात करें तो $15 मिलियन से $17 मिलियन के करीब आपको प्रॉफिट मिलता है एक साल का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रॉफिट है $1.5 बिलियन का, ये पॉसिबल नहीं है। ये कंपनी की रिपोर्ट्स भी कहती है, ऑडिटेड रिपोर्ट भी है, और इसमें जो कॉस्ट हैं देखें, 225,000 जो पर डे मिल रहा है, इसमें और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, ये ग्रॉस अमाउंट है। इसमें 60% तो सिर्फ आपको जो है वो रेंटल्स और जेटी के चार्जेस चले जाते हैं, फिर 20-25% आप टैक्सेस मिला के, दूसरी कॉस्ट मिला के निकालें, तो रफली आपके 11 से 15% के अगर मार्जिन आ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका एक इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि $1.5 बिलियन जो है वो कंपनी ले जाए इतने आराम से। मतलब ये भी बताइएगा, ज़रा एक अजीब कल्चर है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ कुछ गलत करें तो उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, मगर वैसे जनरली प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करना, जबकि प्राइवेट सेक्टर ही लीड करता है अगर इकॉनमी ने आगे बढ़ना है, चाहे वो अपने प्रोजेक्ट्स की सूरत में हो या हुकूमत के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में हो। अभी अगर जैसे इकॉनमी का स्लो डाउन आया है, फ़ौरन प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ दिया गया है। इंडिया में, बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर को बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है, तो बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर डर जाए, जो कि पाकिस्तान में डर गया है, इसलिए ये बताइएगा कि क्या वाकई जो कुछ किया शाहिद हक़ान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने, इमरान उल हक साहब ने, वो एक महंगी डील पड़ी पाकिस्तान को? मवाजना इस लिहाज से कीजिएगा कि इसका जो फ़ायदा हुआ और इसका जो नुकसान हुआ, या फिर जो एंग्रो को फ़ायदा हुआ वो ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान की मईशत को क्या कम फ़ायदा हुआ?
देखिए, एक तो जब रीजन से हम कंपेयर करते हैं तो इनकी अपनी रिपोर्ट अगर आप देखें एंग्रो की और जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, और बाय द वे फर्गुसन ने किए हैं, प्राइस वाटरहाउस कूपर की जो है वो कंपनी है पाकिस्तान में, और दुनिया की जो है चंद कंपनी में से प्राइस वाटरहाउस कूपर जो कि बेस्ट में से है, जो अकाउंटिंग और टैक्स के मैटर्स को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इन सब चीज़ों को देखती है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो रीजन से कंपेयर करें एफिशिएंसी वाइज, तो एफिशिएंसी वाइज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स हैं ये जो एंग्रो ने जो है वो लगाया था 2015 में। अगर आप दो चीज़ें देखें इसमें शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कि क्या इन्वेस्टर का बेनिफिट है और क्या कंट्री का बेनिफिट है, क्योंकि ये दो बड़ी एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टर का बेनिफिट जो है वो ये कह लें कि कोलाइड करता है कंट्री के बेनिफिट के साथ, तो मेरे ख्याल में वही एक बैलेंसिंग सिचुएशन होती है। इसमें अगर आप देखें नंबर्स की मैं बात करता हूँ, अगर आप LNG जो एंग्रो LNG है इसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई $130 मिलियन की हुई है, और अभी आपकी जो सेविंग्स हैं कंट्री की तकरीबन को $1.5 से $2 बिलियन की जो है वो इस चीज़ में सेविंग्स हुई हैं कि फर्नेस ऑयल को, और महंगा जो फर्नेस ऑयल था और डीजल था वो हम इंपोर्ट करते थे। आपको पता है जो हमारा ऑयल बिल है वो रफली कोई 1/3 बनता है टोटल इंपोर्ट्स का, और इंपोर्ट्स का जो है अगर आप $2 बिलियन की सेविंग्स हो रही है तो वो 5% टोटल इंपोर्ट्स की बनती हैं, और तकरीबन 12 से 13% बल्कि 15% आपकी जो है वो इंपोर्ट बिल का $2 बिलियन बनता है। तो ये तो एक सेविंग्स डायरेक्ट हैं जो कि फर्नेस ऑयल और डीजल हमने इंपोर्ट नहीं किया और LNG इंपोर्ट की, जिसकी वजह से ये सेविंग्स कंट्री को हुई है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि इसमें एक और अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि ये तो डायरेक्ट सेविंग्स है, इनडायरेक्ट सेविंग्स को अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जो एफिशिएंसी आती है इकोनॉमी में, जो एफिशिएंट फ्यूल यूज़ करने से आती है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर बेनिफिट इसमें $130 मिलियन लगा कि अगर वो साल का 15 से 18 मिलियन डॉलर्स कमा रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ 15 साल वो सिर्फ 200-250 मिलियन डॉलर्स ऑन एवरेज लेके जा रहा है पूरे 15 साल का, और उसके अगेंस्ट आप हर साल या 2-3 साल में $2 से $3 बिलियन की सेविंग्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बुरी डील नहीं है। ये कंट्री का बेनिफिट इसमें बेहतर है, ज़्यादा है बनिस्बत जो है इन्वेस्टर के, लेकिन यही होना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर आता है उसे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए, उसे प्रॉफिट्स भी मिलना चाहिए। बट हाँ, जो प्रोक्योरमेंट होती है ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट का रूल पेपर बॉडी के हिसाब से होती है, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। बट अगर आप इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव देखें, प्रॉफिट्स उसको मिलने चाहिए, और हाँ कंट्री का बेनिफिट लार्जर जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए, और इस केस में नंबर्स के हिसाब से जो है नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए खुद वज़ीर आज़म इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, और इस किस्म के जो स्कैंडल्स हैं वो उसमें रुकावट पैदा करते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर जाएँ और लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स देखें, उससे बात वाज़े हो जाती है। मगर कुछ साफ़ी हज़रात ने भी इस हवाले से बात की, रेवेन्यू को और मुनाफे को कन्फ्यूज़ कर दिया। जो रेवेन्यू है उसे मुनाफा बता के कहा गया कि इसको लूट लिया गया है। LNG टर्मिनल कतर से LNG डील से मुल्क की मईशत को सालाना $2 अरब का फ़ायदा हो रहा है। डील हो गई, फिर LNG की फराहमी शुरू हो गई, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। दुनिया भर में तवानाई की ज़रूरत पूरे करने के लिए सस्ते और माहौलदोज़ ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे बेहतर गैस है, क्योंकि गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी है और माहौल दोस्त भी है। फ़ी यूनिट गैस सस्ती भी पड़ती है, मौसर भी होती है। जैसे कि फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी 42% है, यानी 42% तवानाई पैदा होती है और 58% ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी के प्लांट्स 28 और 30% वाले थे। इसके मुकाबले में गैस की एफिशिएंसी दुनिया भर में 60% है, और गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी होती है। इस हवाले से अहम बात यह है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो LNG प्लांट्स लगाए गए उनकी एफिशिएंसी 61% है, यानी दुनिया में बेहतरीन एफिशिएंसी के प्लांट्स लगाए गए। यानी फर्नेस ऑयल के मुकाबले में गैस की बिजली की तैयारी ना सिर्फ सस्ती है बल्कि मौसर भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की बजाय अब LNG की बिजली पैदा हो रही है, फर्नेस ऑयल की दरामदाद नहीं हो रही हैं, साल के $2 अरब बच रहे हैं। जब ये हुकूमत आई तब ये भी यही एतराज़ करती थी। पहले वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने LNG से बिजली पैदा करने पर एतराज़ उठाया था। अब ये हुकूमत मज़ीद LNG प्लांट्स लगाना चाहती है, मज़ीद LNG की इंपोर्ट्स चाहती है, कतर के साथ ही एक और डील करना चाहती है या मज़ीद डील्स करना चाहती है। पहले क्या एतराज़ उठा रहे थे, ज़रा देखिए। जो गुज़िश्ता हुकूमत का क्लेम है उसमें मैं कोल पर बाद में आऊँगा, पहले LNG के प्लांट्स पर आ जाता हूँ। वो कहते हैं हमने 3600 मेगावाट के LNG बेस्ड प्लांट्स लगाए, कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी कन्वर्ट किया। LNG प्लांट्स चलते हैं 62% की कैपेसिटी पर। जो आपके ऑलरेडी प्लांट्स मौजूद थे जो फर्नेस ऑयल पर चला करते थे, पुराने हो गए थे, 25-35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे। तो अगर उन प्लांट्स को बंद भी रखें जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे और LNG प्लांट्स को चलाएं, तो भी दावा है उनका कि तकरीबन $2 अरब फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में बचते हैं। पाकिस्तान की टोटल LNG की इंपोर्ट ही $1.7 बिलियन की है उनके क्लेम के मुताबिक। तो हर लिहाज से अगर आप कैपेसिटी चार्जेस पे कर भी रहे हैं
नए प्लांट्स आपने लगा भी लिए हैं, तो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में जो पैसा बचा रहे हैं हर लिहाज से विन विन है उस दावे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए। अभी जहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं, जहां पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहां पे आपका एलएनजी क्योंकि पैक्ड है तेल के साथ, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है जहां पे फ्यूल ऑयल भी फीजिबल हो गया है। पैसे बचने वाली बात है कि अब हम फर्नेस ऑयल से उस पॉइंट पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो 13.5% पर पैक्ड है ना ब्रेंट ऑयल के साथ, और साथ में फिर जो बाद में डील की वो 12.5% पर। तो अगर फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो साथ में जो एलएनजी है वो उसी के परसेंटेज में पाकिस्तान लेता है ना। और अगर कैपेसिटी भी 62% होती है, पाकिस्तान के फर्नेस ऑयल के प्लांट भी पुराने थे जो कन्वर्ट नहीं हुए और वो चलते भी कम कैपेसिटी पर थे, 62% कैपेसिटी पर एलएनजी है, तो ये कैसे बराबर हो रहा है आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ने से, जब पाकिस्तान लेता ही 13.5% एज अ रेशो ऑफ फर्नेस। वो महंगा हो रहा है, अगर एलएनजी महंगी हो रही है तो वो भी तो महंगा हो रहा है फर्नेस ऑयल। अजय भाई के एलएनजी का जो अभी जो इशू आ रहा है वो ये है कि उसकी भी प्राइस तेल से पैक्ड है, वो भी इंक्रीज पे है, वो भी तेल किस तरह ऊंचा जा रहा है और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है जहां पे फर्नेस ऑयल भी फीजिबल हो रहा है। तो ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एलएनजी सस्ता होगा तेल से हर वक्त। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में एलएनजी भी स्पॉट मार्केट पे चला गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पर अभी ज्यादातर जो है वो स्पॉट मार्केट में जा रही है। अब हुकूमत मजीद एलएनजी के लिए डील्स कर रही है और टैक्स रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल की वजह से जो 300 अरब रुपए पूरे करने हैं इस हुकूमत ने, उसमें जो टारगेट रखा गया है वो वही 2 एलएनजी प्लांट्स हैं जो कि नून लीग के दौरे हुकूमत में लगाए गए। हुकूमत में आने के बाद कहा था कि उनका हम ऑडिट कराएंगे, करप्शन की गई है और ये महंगे लगे हैं। अब उन्हीं को बेचकर 300 अरब रुपये कमाने की तैयारियाँ हो रही हैं, मजीद एलएनजी प्लांट्स लगाने की तैयारियाँ हो रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहरहाल इस केस से मुतासिर हुई है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लोग हुकूमत से दूर हुए हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन था कि वो प्राइवेट सेक्टर से अच्छे और काबिल अफराद को हुकूमती इदारों में इस्तेमाल करेंगे, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, मगर शदीद खौफ का इस वक्त शिकार है प्राइवेट सेक्टर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट ने समाअत का आगाज़ कर दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर बंदियाल ने पहले दिन ही ये वाज़ेह कर दिया कि ये हमारे ब्रदर जज का मामला है, जो भी करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। आज जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी पर होने की वजह से समाअत में शामिल नहीं थे, जबकि काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक भी तबीयत ख़राब होने की वजह से पेश नहीं हुए। इस हवाले से उन्होंने पहली ही समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। आज समाअत के आगाज़ पर जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमें इल्म है कि मुनीर मलिक की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे एक फाजिल जज भी बेंच में मौजूद नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदर मुमलिकत ने रेफरेंस दायर किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सदारती रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर है। हम दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी सुनेंगे। तमाम दरख्वास्तों में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस पर इन्हिसार किया गया है और बेंच समझता है कि आईनी दरख्वास्तों में अहम कानूनी नकात हैं जिन पर गौर होना चाहिए। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि एक इंतहाई अहम केस है और ना सिर्फ बेंच बल्कि बार में भी इस्तराब है। इस मौके पर जस्टिस उमर बंदियाल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोस्टम पर बुलाया और उन्हें बताया कि हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं, आप अपना जवाब तैयार करें। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमें मजीद वक्त नहीं चाहिए, दरख्वास्त गुजार दलाइल दें, हम तहरीर तौर पर दलाइल देंगे। अदालत जो भी तारीख मुकर्रर करेगी हम तैयार होकर आएंगे। इस मौके पर जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर होगा कि आइंदा समाअत से 1 हफ्ते पहले जवाब जमा करवाएं। इस मौके पर जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे ब्रदर जज का मामला है, हम जो भी करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे और लंबी मुद्दत के लिए इल्तवा नहीं देंगे। देखना है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सदर, वज़ीर आज़म, वफाक वज़ीर कानून, सेक्रेटरी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शहजाद अकबर समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस अहम मामले की समाअत करेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। एक अहम खबर है और बहुत अहम खबर है, पार्लिमानी जो ताकत है उस हवाले से अदालत का, अदलिया का कितना बड़ा किरदार हो सकता है किसी भी मुल्क में, उसके लिए बड़ी खबर है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। जब जमहूरियत खतरे में पड़ती है, पार्लियामेंट पर हमला होता है, जमहूरी इक़्तिदार पर आंच आती है, इदारे तजावुज़ करते हैं, हुकूमत खुद को सुप्रीम समझने लगती है, तो अदल का इदारा एक मुहाफ़िज़ के तौर पर सामने आता है और फैसला सादिर करता है कि इदारे अपनी हुदूद में रहें। ताकत का असल सरचश्मा मुल्क का सरबरा या कोई फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदे हैं। सुप्रीम हुकूमत नहीं बल्कि पार्लिमान होती है और पार्लिमान पर किसी भी तरह का हमला मुल्क पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है। एक ऐसी ही रिवायत दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत बरतानिया ने आज कायम की है। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने आज बरतानवी वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और किसी एक जज ने भी वाज़े रहे, एक जज ने भी
पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले को दुरुस्त करार नहीं दिया। लेडी हेल की सरबराही में बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने आज पार्लियामेंट मुअत्तली केस से मुतालिक फैसला जारी किया। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुत्तफ़िका फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 17वीं सदी से लेकर आज तक अदालत ने पार्लिमानी खुदमुख्तारी को सवाबदीदी इख्तियारात के खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, और ऐसा करते हुए हमने ये जाहिर किया है कि पार्लिमान की खुदमुख्तारी के उसूल के तहत सवाबदीदी इख्तियारात महदूद होते हैं, और अदालत ने मुख्तलिफ केसेस में इस चीज़ की निशानदही की है। अदालत मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला सादिर करती है कि वज़ीर आज़म का मलका बरतानिया को पार्लियामेंट मुअत्तल करने का मशवरा देने का फैसला गैर कानूनी है, क्योंकि इस फैसले में यह असर मौजूद था कि वो पार्लिमान को अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने से रोके, और पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले में कोई मंतकी जवाब भी फराहम नहीं किया गया। इस फैसले का हमारी जमहूरियत की बुनियाद पर गहरा असर पड़ा है। आएँ हम खुद को अपनी बुनियाद की याद दहानी करवाएं। हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रहते हैं। पार्लियामेंट का वजूद इसलिए है क्योंकि लोगों ने उसके नुमाइंदे मुंतखब किए हैं। हुकूमत का इंतखाब बराह रास्त लोगों ने नहीं किया। हुकूमत का वजूद है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट का उस पर एतमाद है। इसका मतलब है कि हुकूमत अपने इक़दामात से मुताल्लिक पार्लिमान के दोनों ऐवानों को जवाबदेह है। बरतानवी अदालत ने अपने फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने यह दलील दी है कि अदालत पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती, क्योंकि पार्लियामेंट की मुअत्तली पार्लियामेंट की कार्रवाई थी और आइन के तहत उस पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। अदालत ने इस पर अपनी राय देते हुए फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बात साफ जाहिर है कि पार्लियामेंट की मुअत्तली पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई सेनेट में हुई जिसमें दोनों ऐवानों के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन ये फैसला उनका नहीं था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो उन पर बाहर से मुसल्लत की गई थी। ये एक ऐसा मामला नहीं था जिस पर नुमाइंदे बात या वोट कर सकते थे। ये मामला पार्लियामेंट की अहम कार्रवाई नहीं थी जिसे आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बल्कि इसके बिल्कुल मुतज़ाद है, क्योंकि इस मामले से पार्लिमान की अहम कार्रवाइयाँ ख़त्म होती हैं। अदालत पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है कि वज़ीर आज़म का मलका बरतानिया को पार्लिमान की मुअत्तली का मशवरा देना गैर कानूनी था, जिसका मतलब यह है कि काउंसिल का फैसला भी गैर कानूनी है। पार्लिमान की मुअत्तली को कलअदम करार देते हैं। पार्लिमान मुअत्तल नहीं हुई। ये फैसला 11 जजेस का मुत्तफ़िका फैसला है। अदालत ने अपने फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अब पार्लियामेंट और स्पीकर्स के ऊपर है कि वो फैसला करें कि आगे उन्हें क्या करना है। स्पीकर दोनों हाउसेस को बहाल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके फौरी इक़दामात कर सकते हैं। हम ये नहीं जानते कि वज़ीर आज़म की तरफ से इस हवाले से कोई इक़दाम ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी है तो उनके वकील अदालत को बावर करा चुके हैं कि वो अदालती फ़ैसले को मिनवन तस्लीम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बरतानवी आइन में 31 अक्टूबर को एक बुनियादी तब्दीली होने वाली थी। ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं, ये अदालत पर नहीं कि वो फैसला करे। इसका फैसला अवाम ने किया है, लेकिन पार्लियामेंट और मुंतखब जमहूरी अवामी नुमाइंदों के पास ये हक़ है कि वो ये देखें कि इस तब्दीली को कैसे आना है, और उनका ये हक़ नाकाबिले तरदीद है। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस फैसले से इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन वो इसका एहतराम करेंगे। मगर मामला यहाँ नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के लिए मुतालबात भी ज़ोर पकड़ रहे हैं। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का कहना था कि मैं वज़ीर आज़म को दावत देता हूँ कि वो अपनी पोजीशन का जायज़ा लें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लिमान की दोबारा बहाली से मुताल्लिक भी बयान सामने आ रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल पार्लियामेंट को दोबारा बैठने की हिदायत जारी कर दी है। साथ ही आज बरतानिया में जो कुछ हुआ उससे ये साबित होता है कि जहां अदालतें आइन और जमहूरियत की मुहाफ़िज़ हैं, वहां जमहूरी इक़दार बरकरार रहते हैं। पार्लियामेंट पर आँच नहीं आने दी जाती, और जब पार्लियामेंट मजबूत होती है तो वह इंसानी हुकूक की मुहाफ़िज़ बन जाती है। लेकिन जिन ममालिक में अदालत आइन में तय करदा जमहूरी इक़दार की मुहाफ़िज़ बनकर नहीं उभरती, तो वहाँ वक्त के साथ साथ जमहूरियत कमज़ोर पड़ जाती है। एक फ़र्द, एक हुकूमत या एक इदारा जब ताकत का असल सरचश्मा बन जाता है तो फिर ज़ाती मुफादात और नज़रियात के लिए फ़ैसले किए जाते हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। एक कमरे में बैठकर मुल्क के फ़ैसले किए जाते हैं। शख्सियत आइन से मुबर्रा हो जाती हैं। फिर वो आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाते हैं। तनकीद करने वाले को गद्दार करार देते हैं। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। शख्सियात जो हुक्म सादिर करती हैं उसे ही आसमानी सहीफ़ा तस्वुर किया जाता है। एक ऐसी मिसाल भारत में भी देखी जा सकती है, जहाँ मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत अचानक ख़त्म कर दी गई है। गुज़िश्ता 50 दिनों में वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है। लोग इबादत नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते, रियासत जिसे चाहे उठा कर ले जा सकती है, लेकिन अदालतें मोहतात हैं, खौफज़दा हैं। और जब अदल का इदारा खौफज़दा हो और अपनी जिम्मेदारियां अदा ना कर पा रहा हो,
तो फाशिस्ट किस्म की हुकूमतें और इदारे उन पर असरअंदाज हो जाते हैं। इसलिए कश्मीर पर अब तक कर्फ्यू नाफिज है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हालात की बेहतरी के रिमार्क जारी किए, लेकिन अब तक फैसला जारी नहीं किया। अब अक्टूबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगी। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हुई। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।